हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एनडी एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आजकल का ट्रेंड यही है कि इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, चाहे छोटे से छोटा एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, आईएएस एग्ज़ाम की बात करें, चाहे अपने छोटे लेवल की राजस्थान स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की बात करें, सभी में इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज पहला लेक्चर अपना ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। इंडियन पॉलिटी का ओवरव्यू मैं आपको दूंगा कि इसमें किस किस बातों को हम शामिल करते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी आज हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और काफ़ी इसमें मतलब बहुत सारी इसकी डायमेंशंस हैं। भाई इसको हम कितने प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा हमें। आप भी बिल्कुल एकदम ध्यान लगा करके कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना इसे, और काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। सारा का सारा करंट रिलेटेड सब्जेक्ट है, करंट से जुड़ी हुई बातें इसमें पढ़ते हैं हम। तो इंडियन पॉलिटी आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में आज का अपना जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। पहला इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटी में आखिर हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, इसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो यदि हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडियन पॉलिटी में हम मुख्य रूप से 3 बातों को शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले जिसमें है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इंडियन, वैसे तो देखिए, आप हो सकता है कि आप मतलब विशुद्ध रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हों, मैं भी हूं, लेकिन इंडियन पॉलिटी में मैं आपसे ये एक मतलब आपको ये सुझाव दूंगा अपना कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप यदि थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का सहारा लो तो ये थोड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सी टर्म्स इसमें ऐसी होती है जो इंग्लिश में आसानी से समझ में आ सकती है हिंदी की बजाय। ठीक है, वैसे तो हिंदी मीडियम ही रखेंगे हम, इंग्लिश भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ बातें इंग्लिश की इसमें आसानी से समझ आ जाती हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप इंग्लिश को भी एक बार के लिए साथ में लेकर के चलना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम शामिल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। दूसरी इसमें चीज़ शामिल होती है लॉज, संसद द्वारा पारित विभिन्न कानून। सेंट्रल लेवल पर यदि हम बात करें तो संसद द्वारा पारित कानून, और राज्यों में यदि बात करें तो राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून। तीसरा इसमें होता है रूल्स एंड नोटिफिकेशंस। अब नोटिफिकेशंस आप अंग्रेजी में समझ रही हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में हिंदी में यदि मैं बताऊं तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, समझ में आसानी से नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें इसमें मुख्य रूप से शामिल की जाती है: संविधान, विभिन्न प्रकार के कानून, रूल्स एंड नोटिफिकेशन जो सरकारें समय समय पर जारी करती है। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे रूल्स एंड नोटिफिकेशन बार बार जारी किए जाते हैं। तो इनको हमें मुख्य रूप से पढ़ना है पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी में। सारी इन्हीं पर बेस है। अपनी एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो संविधान में देखिए क्या चीज़ होती है। संविधान मतलब संविधान किसे कहते हैं, तो एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन संविधान की दी जाती है कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो हम नियम कायदे कानून बनाते हैं उनका संग्रह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। ये एक सामान्य सी परिभाषा होती है संविधान की, कि कोई भी व्यवस्था को चलाने के लिए हम कुछ शुरू में नियम कायदे कानून निर्धारित करते हैं कि इनके आधार पर हम अपनी इस व्यवस्था को संचालित करेंगे। उसे क्या बोल दिया जाता है, संविधान बोल दिया जाता है। अब यदि हम किसी भी मतलब देश के संदर्भ में बात करें या भारत के संदर्भ में ही बात करें तो संविधान क्या होगा, भारत के शासन को चलाने के लिए जो हम नियम कायदे कानून बनाते हैं वो क्या हो जाएंगे, भारत का संविधान कहलाएंगे, किसी भी देश का संविधान कहलाएंगे। अब संविधान में हम संविधान के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें 2 बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। उससे पहले कानून और रूल्स एंड नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। कानून हम जानते हैं, केंद्र सरकार के स्तर पर यदि बात करें सेंट्रल लेवल पर तो संसद द्वारा कानून पारित किए जाते हैं। रूल्स एंड नोटिफिकेशन भी सरकारों के द्वारा जारी किए जाते हैं। जैसे रूल्स एंड नोटिफिकेशन में बात करूं तो जैसे कि थोड़े समय पहले भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 10 सेंट्रल एजेंसीज़ को 10 सेंट्रल एजेंसीज़ 10 सेंट्रल एजेंसीज़ को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उनको ऑथोराइज़ किया था। उनको ये टास्क दिया था कि आप कंप्यूटर डिवाइस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा सोशल मीडिया पर कोई भी किसी भी प्रकार का मैसेज यदि ट्रांसमिट किया जाता है तो उसकी जांच आप करोगे। 10 सेंट्रल एजेंसीज़ इस काम के लिए भारत सरकार ने थोड़े कुछ समय पहले ऑथराइज़ की थी। तो वो क्या था, एक नोटिफिकेशन था। उन्होंने उन 10 सेंट्रल एजेंसीज़ के लिए ये एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बात बोली थी।
तो इस प्रकार से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं इसमें। कानून हम जानते ही हैं, अनेक प्रकार के कानून संसद द्वारा पारित किए जाते हैं समय समय पर, जैसे आधार के संबंध में कानून बनाया था, ठीक है, जीएसटी के संदर्भ में भी वो तो संविधान संशोधन था। चलिए, तो ये सारी के सारी बहुत सारे कानून होते हैं। चाइल्ड लेबर के संबंध में कानून बनाए जाते हैं, तो शिक्षा के संबंध में कानून अलग अलग बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं इंडियन पॉलिटी में हम इन बातों को शामिल करते हैं। अब संविधान के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि संविधान क्या है। संविधान की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो सामान्य नियम कायदे कानूनों का संग्रह होता है वो संविधान होता है। देश के बारे में बात करें तो किसी देश के शासन को चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं वो उस देश का संविधान कहलाते हैं। अब संविधान के संदर्भ में यदि हम वैसे बात करें तो संविधान क्या है, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि ये इंग्लिश में ही आसान है समझना। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, या हम हिंदी में मैं बताऊं तो आपको ये क्या हो जाएगा, सर्वोच्च कानून। कि देखिए वैसे तो बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं, लेकिन जो संविधान है वो उन सभी में सर्वोच्च है, सबसे बड़ा कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। दूसरी बात इसके बारे में ये कही जाती है, इसी के साथ इंग्लिश में लिखूंगा मैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, पहली बात। इसी के साथ लिखा जाता है इट enjoys special legal sanctity। इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन enjoys special legal sanctity। सैंक्टिटी मतलब, सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी या पवित्रता, हिंदी में कहूं तो प्योरिटी या पवित्रता। कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अब दोनों बातों को मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सर्वोच्च कानून है, संविधान। अर्थात सर्वोच्च कानून होने का मतलब है कि अभी मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया था कि भारत में या इंडियन पॉलिटी में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा था संविधान, उसके बाद कानून या अदर लॉज, फिर रूल्स एंड नोटिफिकेशन, ठीक है, इन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। तो यदि भारत के संदर्भ में हम बात करें तो हमारे यहाँ कानूनी रूप से एक अनुक्रम देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं हायरार्की। तो इस हायरार्की में सबसे टॉप पर संविधान आता है, उसके बाद संसद और विधानमंडलों द्वारा पारित कानून आते हैं, और उनके बाद आता है रूल्स एंड नोटिफिकेशन। तो ये एक हायरार्की है, ये एक सीक्वेंस है, इनका क्रम है। इस क्रम में, कानूनी क्रम में सबसे ऊपर संविधान आता है। तो संविधान जो है वो सुप्रीम है अपने देश में, संविधान सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानून है। ये इस बात का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। दूसरी बात मैंने लिखी है कि इट एंजॉयज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या है कि ये अपने आप में पवित्र है। सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी, पवित्रता। अपने आप में पवित्र होने का मतलब क्या हुआ कि आप एक बात बताइए कि क्या कोई कानून या संविधान कानून का उल्लंघन कर सकता है? संविधान क्या किसी सामान्य कानून का उल्लंघन कर सकता है? कर सकता है। क्या कानून किसी सामान्य रूल्स एंड नोटिफिकेशन का उल्लंघन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या संविधान किसी रूल एंड नोटिफिकेशन का उल्लंघन कर सकता है? कर सकता है। लेकिन क्या कोई कानून या लॉ संविधान का उल्लंघन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कोई रूल्स एंड नोटिफिकेशन संविधान का उल्लंघन कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान है ये अपने आप में पवित्र है। कि संविधान तो बाकी चीज़ों के खिलाफ में जा सकता है, हालांकि नहीं जाता है, वो तो एक बार बन गया, लेकिन जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य कानून इस देश में बनते हैं, अन्य रूल्स एंड नोटिफिकेशन कार्यपालिका के द्वारा जारी किए जाते हैं, वो कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, वो कभी भी संविधान के खिलाफ में नहीं जा सकते। रूल्स एंड नोटिफिकेशन या और कोई भी कानून कभी भी संविधान के खिलाफ में नहीं जा सकते। तो इस बात का मतलब ये है कि जो संविधान है वो अपने आप में पवित्र है, इसकी स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है, एक विशेष कानूनी पवित्रता लिए हुए है। और पहली बात हमने बताई कि ये सुप्रीम लॉ है। तो ये संविधान के संदर्भ में पहली बात थी। इसके आगे मैं आपको बताऊं संविधान के बारे में और
तो जो संविधान है ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड हो गया। इसके बाद इसकी स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है। ये पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात इसमें मैं आपको लिखना चाहूँगा कि ये जो संविधान जो है, भारतीय संविधान की मैं बात करूँ तो ये लोगों की आस्था और आकांक्षा का प्रतीक है। लोगों की आस्था और आकांक्षा का डॉक्यूमेंट है। देखिए इस बात का क्या मतलब है। सबसे पहले हम आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश के गुलाम थे। भारत में ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो उस समय भारत के लोगों के लिए कानून कायदे कौन बनाता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत के लोगों के लिए कानून बनाए जाते, विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए जाते। हम जानते हैं 1773 से शुरू हुए थे कानून बनाने। तो उन एक्ट्स के माध्यम से ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य क्या होता? उन एक्ट्स के माध्यम से ब्रिटिशर्स का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता था कि वो भारत के लोगों के कल्याण के लिए कुछ कानून बनाएंगे। कानून वो जरूर बनाते, लेकिन उन सभी के पीछे उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता खुद का हित। उनका अपना हित सबसे बड़ा होता था उनके लिए, कि वो अपने हित के लिए कानून बनाते। अब उनमें भारतीयों का किसी प्रकार से कुछ भला हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यही होता कि वो अपने हित के लिए कानून बनाते। या जो भी काम उन्होंने भारत में किया, उनके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था, खुद का स्वार्थ ज़्यादा से ज़्यादा देखना। ठीक है, तो उसी संदर्भ में वो कानून बनाते थे। अब इस सोच को लेकर के कानून बनाने में क्या होता कि भारतीयों की जो भावनाएं हैं, भारतीयों की जो आकांक्षाएं हैं कि हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, भारतीयों की जो फीलिंग्स है, उसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। उसके बारे में उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि इनकी क्या भावनाएं हैं, कि जनता को देख करके ही तो, जनता की भावना को देख के ही तो संविधान बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, वो अपने हित के लिए कानून बनाते। फिर क्या हुआ, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ाद हो गए, कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने भारतीयों के लिए, भारतीय ही लोग संविधान सभा में इकट्ठे हुए और उन्होंने भारतीयों के लिए संविधान बनाया। 3-3.5 साल लगा करके उन्होंने भारतीयों के लिए संविधान बनाया। अब इस संविधान में उन्होंने किन चीज़ों को रखा? इस संविधान में चूंकि भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया था, संविधान सभा के अधिकांश सदस्य वही लोग थे जो पूरे के पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी, तो उन्होंने अब इस संविधान में किन बातों को डाला? जो भारतीयों की भावनाएं थी, सारी की सारी भारतीयों की भावनाओं को इस संविधान में उन्होंने उकेरा। जैसे भारतीय आज़ादी चाहते थे, भाषण की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान में डाल दिया। भारतीय चाहते थे कि हम इलेक्शन कर सकें, मतदान कर सकें, वोटिंग कर सकें, चुनाव कर सकें, तो उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अवधारणा संविधान में डाली। हम चाहते थे कि प्रत्येक एडल्ट जो बस 18 साल का हो गया है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, वो चुनाव दे सके। पॉलिटिकल राइट्स की हम बात करते हैं तो इसको भी संविधान में डाला गया। वयस्क मताधिकार जिसे हम बोलते हैं। हम चाहते थे कि हमें लिबर्टी मिले, फ्रेटर्निटी मिले, इक्वलिटी मिले, समानता मिले, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो भेदभाव ना हो इसके लिए हमने मौलिक अधिकारों में इसकी कॉन्सेप्ट को डाला। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ाद होने के बाद जब भारतीय लोगों ने भारतीयों के लिए संविधान बनाया, तो उस संविधान में सारी की सारी भारतीयों की भावनाओं को, उनकी आस्था को, उनकी आकांक्षाओं को, जो वो चाहते थे संविधान से कि हमारे शासन में हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा का वैसा उन्होंने संविधान में डाला। ये मतलब है इस लाइन का कि संविधान जो है भारतीयों की आस्था और आकांक्षा का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये भारत के संदर्भ में बात है। अन्य देशों के संदर्भ में भी यही बात है। वहाँ का भी जो संविधान होगा वो उस देश के लोगों की आस्था और आकांक्षा का प्रतीक होगा। जैसे हमें हमारे संविधान में हमारी भावनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को हम देख सकते हैं हमारे संविधान में, उसी प्रकार से अन्य देशों के लिए भी ये बात है। तो संविधान के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ये लोगों की आस्था और आकांक्षा का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तीसरी बात इसके संदर्भ में आपको बताता हूँ। देखिए, राज्य के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। राज्य या स्टेट के मुख्य प्राइमरली 3 अंग माने जाते हैं बड़े: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हिंदी में कहूँ तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये राज्य के मुख्य 3 अंग माने जाते हैं। व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का मुख्य काम यदि मैं मोटे तौर पर बताऊं तो इसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू करना, इम्प्लीमेंशन ऑफ द लॉज। न्यायपालिका की बात करें तो इनका काम होता है लोगों को, देश के लोगों को न्याय देना,
कोई भी विवाद होने पर विवादों का समाधान करके लोगों को न्याय प्रदान करना, ये न्यायपालिका का काम है। तो संविधान के अंतर्गत इन तीनों क्षेत्रों में भी राज्य के जो ये तीन मुख्य मुख्य अंग हैं, इन तीनों का भी कार्य विभाजन किया जाता है। संविधान की तीसरी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि संविधान में राज्य के मुख्य मुख्य जो 3 ऑर्गन्स हैं, 3 मुख्य अंग हैं, उनका कार्य विभाजन किया जाता है। जैसे व्यवस्थापिका बना दिया आपने, संविधान के अंतर्गत ही बनाई है। व्यवस्थापिका के लिए लिख दिया कि आपका काम है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका बनाई, कार्यपालिका के लिए लिख दिया कि आपका काम है कानूनों को लागू करना, लोगों के लिए नीतियों का निर्माण करना, देश के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों को लागू करना, उनका निर्माण करना। उसके अलावा न्यायपालिका का काम है लोगों को न्याय देना, किसी भी विवाद, कोई भी विवाद होने पर लोगों के बीच न्याय करवाना। तो ये मुख्य मुख्य राज्य के 3 अंग माने जाते हैं। इन 3 अंगों के अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है, अपने अपने कार्यों का निर्धारण किया गया है संविधान के अंदर। तो हमने संविधान के बारे में 3 बातें देखी। सबसे पहली, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड विच एंजॉयज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि हायरार्की में, लीगल हायरार्की में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे टॉप पर आता है। दूसरा, इस देश का कोई भी कानून ऐसा नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे। संविधान का उल्लंघन करने वाला कोई कानून भारतीय संसद या कोई भी राज्य विधानमंडल कभी नहीं बना सकता। यदि ऐसा बनाएगा तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। ठीक है, आगे बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में। दूसरा, इसके बाद हमने बात की कि जो संविधान है वो लोगों की आस्था और आकांक्षा का प्रतीक है, आस्था और आकांक्षा का डॉक्यूमेंट है। इसके बाद जो राज्य के 3 मुख्य मुख्य अंग होते हैं, उनके कार्यों का विभाजन संविधान में किया गया है। तो ये संविधान के बारे में हमने 3 बातें की। अब नेक्स्ट हम इसमें आगे चर्चा करते हैं विभिन्न प्रकार के संविधान, संविधान के अलग अलग प्रकारों की। कि हमें मतलब मोटे तौर पर सारे विश्व भर में किस किस प्रकार के संविधान देखने को मिलते हैं जिनसे हमारा मतलब समन्वय होता है, किस किस प्रकार के संविधान हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया, अलग अलग आधारों पर इन्हें बांटा गया। सबसे पहले है लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ये 2 प्रकार के संविधान देखते हैं हम, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान में क्या होता है कि जो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इसे अनरिटन। अब लिखित संविधान में क्या होता है, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, सबसे पहले तो कि संविधान में जितने भी नियम, कायदे, कानून, अनुच्छेद, अनुसूचियां जो कुछ भी है वो सारी की सारी एक तो लिखी हुई होनी चाहिए। मतलब संविधान का जो भी मैटर है सारा का सारा वो सारा लिखा हुआ होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पूरा का पूरा संविधान अलग अलग पार्ट्स में कोडिफाइड होना चाहिए, कोडिफाइड इनटू पार्ट्स। कोडिफाइड इनटू पार्ट्स का मतलब क्या है कि संविधान को अलग अलग, जैसे मान ली पूरा संविधान है, अब पूरे संविधान में एक जैसे कुछ विषय हैं, उन एक जैसे विषयों को एक पार्ट बना करके, एक भाग बना करके एक तरफ रख दिया। फिर कुछ और अलग एक जैसे विषय आए, उनके लिए एक अलग से भाग बना दिया। तो पूरा का पूरा संविधान अलग अलग भागों में बांटा हुआ होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट होनी चाहिए पूरे संविधान की। ये होता है लिखित संविधान। जैसे भारत के संविधान के बारे में यदि हम बात करें तो भाग 1 संघ के बारे में बात करता है, भाग 2 नागरिकता के बारे में है, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, इस प्रकार से बाकी सारे भाग हैं। तो हमने क्या किया है कि एक जैसे जो विषय हैं, जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार ये एक विषय है, इसके संबंध में अब जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक अलग से भाग बना करके उसमें डाल दिया भाग 3 में। तो इस प्रकार से लिखित संविधान में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि पहली, उसका सारा का सारा कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, एक बुक में एक साथ उनको अलग अलग भाग बना करके कोडिफाइड किया हुआ होना चाहिए, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट उनकी होनी चाहिए। तो ये होता है लिखित संविधान। ये 2 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। जैसे कि यूएसए का संविधान है, इंडिया का संविधान है, ये सारे के सारे क्या हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के उदाहरण है, लिखित संविधान है। 2 बातें आपको इनमें ध्यान रखनी है। पहली तो सारा का सारा मैटर जो है लिखा हुआ हो, रिटन हो। दूसरी बात, कोडिफाइड इनटू पार्ट्स। इनका मतलब मैंने आपको समझा दिया।
अब दूसरी तरफ हम अलिखित संविधान देखते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन का संविधान, या फिर न्यूजीलैंड का जो भी संविधान है वो भी अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अनरिटन में क्या होता है कि संविधान लिखा हुआ नहीं होता, नहीं, संविधान की सारी बातें लिखी हुई तो होती है, जैसे कि जैसे ये है, ये वाली कंडीशन तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फुलफिल होती है कि सारी की सारी बातें लिखी हुई होंगी, लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती अलिखित संविधान के संदर्भ में, कि अलिखित संविधान में पूरा का पूरा संविधान एक साथ एक रूप में सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट नहीं होता, अलग अलग भाग बना करके उनको एक साथ नहीं रखा जाता। जैसे कि इंग्लैंड के संविधान के बारे में यदि हम बात करें तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो कब से देखिए चला हुआ आ रहा है, वो समय के साथ साथ विकसित हुआ है। अभी नेक्स्ट हम इसका प्रकार पढ़ेंगे इनेक्टेड और इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जो इंग्लैंड का संविधान है, जैसे हम इंग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं मैग्ना कार्टा, 1281 में मैग्ना कार्टा दिया गया, इंग्लैंड के नागरिकों को अधिकार पत्र दिया गया। उसके बाद 1281 से शुरू हुआ देखिए ये, उसके बाद अलग अलग समय के अनुसार जिस प्रकार से वहाँ के मतलब तंत्र ने जो जो कानून बनाए उनको अलग अलग वो रखते गए। तो ये समय के साथ विकसित हुआ संविधान है, इसको एक साथ एक जगह पर कोडिफाइड नहीं किया गया है। तो ये होते हैं अलिखित संविधान, ठीक है। जैसे कि यदि आप मानो आप मुझसे कहोगे कि आप भारत का संविधान दिखाइए हमें, तो मैं आपको एक बड़ी सी बुक ला करके दिखा दूंगा संविधान की, या आपको कि यूएसए का संविधान दिखाइए तो मैं यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट आपको ला करके दिखा दूंगा। लेकिन यदि आप मुझे कहोगे कि ब्रिटेन का संविधान दिखाइए, तो ब्रिटेन का संविधान मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। शायद मैं आपको किसी लाइब्रेरी में ले जाऊं, लाइब्रेरी में ले जा करके मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, यदि आपको ब्रिटेन के संविधान में नागरिकों के अधिकारों से संबंधित कुछ बातें देखनी है तो उस तरफ उस पुस्तक में देखिए, आपको क्वीन के संबंध में प्रोविज़न देखने हैं तो वहाँ पर उस पुस्तक में देखिए। तो मतलब अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरा हुआ संविधान है, एक जगह एक साथ सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट नहीं है, इसे बोलते हैं अलिखित संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान, ये हुआ इसका पहला वर्गीकरण, पहले प्रकार के हमने संविधान पढ़े। इसके बाद दूसरा होता है, अभी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने की दृष्टि से अच्छी है। इसके बाद अब दूसरा हम प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आपके 100% आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरे प्रकार से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनेक्टेड और इवॉल्व्ड, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिनियमित और इसे बोल दिया जाएगा विकसित। इनेक्टेड, इवॉल्व्ड, अधिनियमित और विकसित, इनमें क्या फ़र्क होता है कि जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो अधिनियमित संविधान होता है, उसमें क्या होता है कि एक तो दो बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी जैसे लिखित संविधान में हमने दो बातें देखी थी, इसमें भी आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि ये संविधान किसी एक संस्था के द्वारा, किसी एक सिंगल बॉडी के द्वारा एक टास्क के रूप में बनाया जाता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में हम बात करें तो अमेरिका में क्या है कि अमेरिका भी पहले मतलब ब्रिटिश कॉलोनी था, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का शासन था। तो उन्होंने फिर हमारी तरह ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता प्राप्त की लेटर 18th सेंचुरी में, ठीक है, लगभग 1780-82 के आसपास उन्होंने आज़ादी प्राप्त की अंग्रेज़ों से। तो उस समय वहाँ पर उत्तरी अमेरिका वाले, वर्तमान जो उत्तरी अमेरिका है उस भाग में 13 मुख्य राज्य थे। तो उन 13 राज्यों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता प्राप्त की, आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी प्राप्त करने के बाद वो 13 के 13 राज्य एक साथ एक जगह पर मिले और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम 13 अलग अलग छोटी इकाइयाँ मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण करें। दूसरा, बड़ी इकाई का तो निर्माण हम कर लेंगे, अब उसका शासन किस प्रकार से संचालित होगा उसके लिए भी हमें संविधान बनाना चाहिए, ऐसा इन्होंने सोचा इन 13 इकाइयों ने। तो ये 13 इकाइयाँ मिलकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनी और इन्होंने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। तो यूएसए का ये संविधान 1787 में बन के तैयार हो गया और 1789 में जाके लागू हुआ। तो इस यूएसए के संविधान के संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने एक टास्क के रूप में अपना संविधान बनाया। एक सिंगल बॉडी को, एक सिंगल संस्था को ये एक टास्क के रूप में दिया गया कि आप ये काम कीजिए, आप संविधान का निर्माण कीजिए। ठीक ऐसा ही हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत के संदर्भ में क्या है, हम भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की,
आज़ादी के समय हमारे कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में हमारे यहाँ के लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने बैठ कर के भारत का संविधान बनाया। तो मतलब ये एक टास्क के रूप में काम इन्होंने लिया कि हम संविधान का निर्माण करेंगे हमारे देशवासियों के लिए, और उन्होंने संविधान बनाया। ये पहली बात कि संविधान बनाने के लिए आपको एक मतलब इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान बनाने के लिए आपने एक सिंगल बॉडी को, एक संस्था को, व्यक्तियों के कुछ एक समूह को आपने नामित किया है, नॉमिनेट किया है कि आप आइए, बैठिए, हमारे लिए संविधान का निर्माण कीजिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि पूरा का पूरा संविधान एक साथ, एक रूप में, एक बार में ही लागू हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है पूरा संविधान एक बार में लागू हो जाना चाहिए। ये दो बातें आपको इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, अधिनियमित संविधान के बारे में याद रखनी है। पहली बात क्या है कि एक सिंगल बॉडी को आपने टास्क दिया है। सिंगल बॉडी से मतलब एक संस्था, जैसे हमारे संविधान सभा थी, उनके वहाँ वो 13 राज्य के कुछ जनप्रतिनिधि आपस में मिले। एक सिंगल बॉडी को आपने एक टास्क के रूप में इस संविधान का निर्माण किया। और दूसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ये लागू हो जाना चाहिए एक बार में ही, मतलब एक साथ ही इसके सारे नियम कायदे लागू हो जाने चाहिए। ठीक है, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। विकसित संविधान किस प्रकार का होता है? विकसित संविधान में एक तो बस ये दोनों बातें ही नहीं होती। विकसित संविधान में क्या होगा कि कोई भी सिंगल बॉडी नहीं होती, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने किसी संस्था को या लोगों के एक ग्रुप को आपने ये काम दिया है कि चलिए आप हमारे लिए संविधान बनाइए। जैसे ब्रिटेन का संविधान, तो ब्रिटेन के संविधान में क्या है, मैंने आपको बताया अभी कि 1281 में वहाँ पर मैग्ना कार्टा लागू हुआ, लोगों को अधिकार दिए गए। उसके बाद 1281 के बाद 14वीं शताब्दी में कुछ नियम बने, उनको संविधान में डाल दिया। फिर 15वीं शताब्दी में बने, उनको संविधान में डाल दिया। फिर 16वीं, 17वीं, 18वीं, इस प्रकार से संविधान समय समय पर उनके कानून कायदे बनते गए और वो उनको संविधान में शामिल करते गए। एक साथ एक बार में उन्होंने पूरा संविधान अपना नहीं बनाया, जैसा कि भारत में बना है या अमेरिका में बना था। तो ये होता है कि समय के साथ साथ ये संविधान विकसित हुआ है, इवॉल्व हुआ है। तो इसे बोलते हैं इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन या विकसित संविधान, जैसा कि ब्रिटेन का संविधान है। अब इसमें ना तो कोई सिंगल बॉडी को ये टास्क दिया जाता है कि आप संविधान बनाइए, और ना ही ये एक साथ लागू हो जाता है। अभी एक साथ लागू होने का कॉन्सेप्ट कहाँ रहा इसमें? 1281 में मैग्ना कार्टा, उसके बाद एक एक करके समय समय पर इनके कानून बनते गए और ये पूरा संविधान इनका बनता गया। तो इस प्रकार का इनका संविधान है। आगे के लेक्चर्स में भी बात करेंगे। तो ये होता है इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, विकसित संविधान। अब भारत के संविधान के बारे में आप बोल सकते हो कि अपना 26 नवंबर 1949 को ये पूरा बनकर तैयार हो गया था। कुछ एक प्रावधान इसके लागू भी हो गए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो ये 2 बार नहीं होगा, ये एक बार ही है, क्योंकि तैयार तो सारा एक ही साथ हो गया था ना। वो तो किसी विशेष कारणों की वजह से हमने इसको 26 जनवरी को लागू किया। आगे बात करेंगे। तो ये एक बार में लागू हुआ ही माना जाएगा। इसका ऐसा नहीं है कि कुछ एक संविधान आज लागू होंगे, थोड़ा कुछ एक प्रावधान 5 साल बाद, फिर आगे 5 साल बाद, फिर आगे 5 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा एक साथ ही लागू हो गया। तो ये होता है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन और इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इनमें एक मेजर डिफरेंस ये भी देखने को मिलता है कि जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये सामान्यतः जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सारे विश्व में, अभी हमने रिटन और अनरिटन की बात की थी, तो जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो इनेक्टेड माने जा सकते हैं, और जितने भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो सारे के सारे इवॉल्व्ड माने जा सकते हैं। ठीक है, ये आप एक सामान्य अंतर इनमें याद रखिए। दूसरा बड़ा अंतर इनमें ये है कि जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है या जो रिटन है, उसमें सुप्रीम कौन होता है? सुप्रीम की हमने बात की थी, उसमें सुप्रीम होता है खुद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही सर्वोच्च होता है। लेकिन अनरिटन या इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कौन होता है? पार्लियामेंट, संसद। संसद सुप्रीम होती है, संसद सर्वोच्च होती है इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। कैसे? हमारे यहाँ संविधान किस प्रकार से सुप्रीम है? शुरू में मैं बात कर चुका हूँ कि कोई भी देश में संसद कोई भी कानून बनाती है तो वो संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है, संसद ही सुप्रीम है। संसद किसी भी प्रकार का कैसा भी कानून बना सकती है, उस पर न्यायपालिका की किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है। तो इसी कारण ब्रिटेन के एक संविधान विशेषज्ञ डी लोलमे का एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर।
डी लोलमे ने ये कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग ए मैन इनटू वुमेन एंड वुमेन इनटू मैन, कि इन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन की संसद है वो कुछ भी कर सकती है सिवाय आदमी को औरत बनाने के और औरत को आदमी में बदलने के। भाई ये काम दो काम नहीं कर सकती, बाकी ये कुछ भी कर सकती है। इतनी ताकतवर है, इतनी इसमें सुप्रीमेसी है, पावर है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट सर्वोच्च है, अर्थात जो इवोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें संसद सर्वोच्च होती है, और जो लिखित या इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियमित संविधान होता है उसमें संविधान सर्वोच्च होता है। ये एक अंतर और याद रखना, ठीक है। अब तीसरे प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। अभी तक जो बातें हमने देखी है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी थी। लेकिन अब जो तीसरा प्रकार मैं आपको इसका बताऊंगा वो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बनाने में भी आपको काम आएगा। तो तीसरे प्रकार से इसका डिवाइडेशन हम देखते हैं। यूनिटरी और फेडरल, दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी का मतलब एकात्मक संविधान और फेडरल का मतलब संघात्मक या संघीय। ठीक है, देखिए इनमें क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले यूनिटरी को देखते हैं। यूनिटरी संविधान किस प्रकार का होता है? ब्रिटेन का संविधान यूनिटरी संविधान है, ब्रिटेन का, ठीक है। इस बार इधर लिख दिया मैंने। सपोज ये मान लीजिए ये इंग्लैंड है, ब्रिटेन है। अब पूरे के पूरे इस देश में जो सारी की सारी पावर है, सारी की सारी शक्ति है, वो एक केंद्र पर केंद्रित है। एक केंद्र पर केंद्रित है यहाँ लंदन में, पार्लियामेंट में, ठीक है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें सारी की सारी शक्ति केंद्रित है। पूरे देश की राजनीतिक शक्ति का एक जगह पर केंद्रीकरण हुआ है ब्रिटेन में, यहाँ पर लंदन में, पार्लियामेंट में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी राज्य सरकारें या स्थानीय सरकारें नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, लोकल गवर्नमेंट्स भी है, स्थानीय सरकारें भी हैं छोटी छोटी, ये सारी की सारी। लेकिन इनका अस्तित्व किस प्रकार से है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, एकात्मक संविधान होने का मतलब है, यूनिटरी संविधान होने का मतलब है कि पूरे देश की, पूरे संविधान की सारी राजनीतिक शक्ति एक जगह, एक मजबूत केंद्र पर केंद्रित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर राज्य सरकारें या अन्य लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी। वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, लेकिन उनका अस्तित्व इसी केंद्रीय शक्ति की इच्छा या इसके विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। ये जो स्थानीय सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें यहाँ पर हैं, उनका अस्तित्व इसी केंद्रीय शक्ति की इच्छा या इसके विवेक पर ही निर्भर करता है। यदि ये चाहे तो कभी भी इनको डिमोलिश कर सकती है, इनका मतलब इनको हटा सकती है, अस्तित्व से इनको हटा सकती है। डिमोलिश करना जिसे हम बोलते हैं, तो इनका क्रिएशन और इनका डिमोलिशन दोनों का दोनों इस केंद्रीय शक्ति के विवेक पर, इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये है एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सारी की सारी शक्ति इनके पास है, तो क्या इनके पास कोई शक्ति भी नहीं है? है, इनके पास शक्ति भी है, शक्तियाँ भी है, लेकिन वो शक्तियाँ इनको मतलब एक प्रकार से अपने प्रतिनिधि के रूप में दी गई हैं, जिसे बोलते हैं डेलीगेशन। पावर्स का डेलीगेशन किया गया है, डेलीगेशन ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, कि इस केंद्रीय शक्ति ने अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ इन अन्य लोकल गवर्नमेंट्स को डेलीगेट कर दी हैं। डेलीगेट करने का मतलब, ये डेलीगेशन वर्ड आप याद रखना, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। तो डेलीगेशन करने का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि वो शक्तियाँ आपकी होंगी, आपको एक बार के लिए उनका यूज़ करने के लिए इस केंद्रीय शक्ति ने वो शक्तियाँ दे दी है। डेलीगेशन का मतलब ये होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये अपना क्लासरूम है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए एक कंडीशन तो ये है कि मैं यहाँ पर पढ़ाने आता हूँ, यहाँ की लाइटिंग वगैरह भी मैं ही ऑन करता हूँ, फ़ैन का बटन भी मैं ही करता हूँ, कैमरा भी मैं ही देखता हूँ, साफ़ सफाई का काम भी मैं ही करता हूँ। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि सारे के सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, मतलब सारी की सारी शक्तियाँ मेरे पास ही है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ तो ये सारा का सारा काम भी मैं ही करूँगा, तो थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको सफाई का काम दे देता हूँ,
किसी दूसरे को लाइटिंग का काम दे देता हूँ, किसी तीसरे को कैमरा का काम दे देता हूँ, किसी को कोई और काम दे देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया कि अपना काम कम करने के लिए, यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा ठीक करने के लिए थोड़े थोड़े काम आपको बांट दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उन कामों पर आपका ही अधिकार हो गया, वो मैंने एक बार के लिए अपना मैनेजमेंट ठीक करने के लिए आपको दिए हैं। ठीक है, मैं जब चाहूँ वो आपसे छीन भी सकता हूँ वो सारे के सारे काम, या मुझे ऐसा लगे कि आप साफ सफाई का काम ठीक नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे छीन के किसी और को भी दे सकता हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि मैंने अपनी शक्तियाँ आपको डेलीगेट की है, प्रतिनिधि के रूप में दी है। आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में वो काम कर रहे हो। अब वो शक्तियाँ आपकी अपनी नहीं हो गई। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी है। इस केंद्रीय शक्ति ने, इस ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपनी शक्तियाँ लोकल गवर्नमेंट्स को डेलीगेट कर रखी हैं ताकि यहाँ का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ठीक तरीके से काम कर सके। ठीक जैसे अपने क्लास में बात की है। तो ब्रिटेन की संसद जब चाहे इन शक्तियों को वापस भी छीन सकती है, दूसरा किसी दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। एक गवर्नमेंट से छीन के किसी दूसरी गवर्नमेंट को कोई एक विशेष शक्ति दे सकती है। तो ये होता है शक्तियों का डेलीगेशन। तो जहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन हो उसे बोलते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या एकात्मक संविधान, कि सारी की सारी शक्ति एक केंद्र में है। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट्स हैं तो सही, लेकिन उनका अस्तित्व इस केंद्रीय शक्ति की इच्छा, इसके विवेक पर निर्भर करता है। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट्स के पास पावर भी है, लेकिन वो सारी की सारी पावर इन्होंने डेलीगेट की हुई है। जब ये केंद्रीय शक्ति चाहे उन पावर्स को छीन सकती है या किसी दूसरे को दे सकती है। ये होता है एकात्मक संविधान या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब फेडरल को देखते हैं कि संघात्मक संविधान में किस प्रकार से होता है। इसको अच्छे ध्यान से समझना। अब इंडिया के बारे में बात करेंगे सारी की सारी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, मैंने आपको यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताई, उससे पहले संविधान की डेफिनेशन बताई। ऐसा ही यदि आप मुझसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पूछोगे तो मैं आपको कोई परिभाषा नहीं बता सकता, क्योंकि संघात्मक संविधान की ऐसी कोई विशेष परिभाषा डायरेक्ट नहीं है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो जितने भी संविधान विशेषज्ञ होते हैं वो एक मत पर सभी के सभी सहमत हैं कि यूएसए का जो संविधान है ये विश्व का सबसे प्राचीन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए के संविधान को हम, अमेरिका के संविधान को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघात्मक संविधान मानते हैं। वो भी विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे पहला संघात्मक संविधान है अमेरिका का संविधान। ये सभी एक बात को मानते हैं। तो अब हमें कोई भी संविधान ये चेक करना हो कि वो फेडरल होगा या नहीं होगा, हम क्या करेंगे कि उसे यूएसए के संविधान के साथ मैच करके देख लेंगे। यदि वो यूएसए के संविधान के साथ मैच हो गया तब तो वो फेडरल है, नहीं तो वो कुछ और है। जरूरी नहीं यूनिटरी हो, कुछ और हो सकता है, लेकिन फेडरल नहीं होगा। ठीक है ना? तो यूएसए के संविधान के साथ हम उनको मैच करा के देखते हैं। अब यूएसए के संविधान के साथ किन बातों पर हम मैच करेंगे? 5 बातें आपको याद रखनी है। 5 बातों के आधार पर हम चेक करते हैं कि कोई संविधान फेडरल होगा या नहीं होगा। 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? पांच बातें आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में याद रखनी है। तो सबसे पहली बात यहां पर है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में यूएसए में पहली, ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दोहरी सरकार। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या, किस प्रकार से कि एक सरकार केंद्र में हो और अलग अलग स्टेट्स में एक एक गवर्नमेंट हो। ठीक है, ये हो गया ड्यूअल गवर्नमेंट। दूसरी विशेषता इसकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है? अभी हमने एकात्मक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में देखा डेलीगेशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या था कि आपको शक्तियां तो दी गई है, लेकिन केंद्रीय सत्ता जब चाहे आपसे वो शक्तियां छीन सकती है।
इसके विपरीत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में क्या है कि आपको जो शक्तियाँ मिली हुई है वो बाई नेचुरल मिली है, वो आपकी ही है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। केंद्रीय शक्ति यदि चाहे तो भी आपसे वो शक्तियाँ छीन नहीं सकती। उन शक्तियों के संदर्भ में सारा का सारा काम आपका ही है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स और डेलीगेशन ऑफ पावर्स। इन दोनों में ये एक डिफरेंस आप याद रखना, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा होना। तो शक्तियों का बंटवारा होना किसकी पहचान है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है, संघात्मक संविधान की पहचान है। इसके बाद तीसरी विशेषता इसकी होती है कि संविधान फेडरल कब कहा जाएगा? यदि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में आए, लिखित संविधान की श्रेणी में आए। ये क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा इसमें हो जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड होना चाहिए, रिजिड और सुप्रीम होना चाहिए। रिजिड मतलब कठोर। रिजिड होने का मतलब क्या है? कठोर होने का। सुप्रीम होने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी क्या होती है कि कोई भी कानून जो संसद वहाँ पर पारित करेगी वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि करेगा तो जुडिशरी के द्वारा उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर का मतलब क्या होता है कि क्या संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता या उसको संशोधित करना बहुत कठिन है? ऐसा नहीं है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये है कि यदि आपको संविधान को संशोधित करना है तो उसमें केंद्रीय शक्ति और राज्यों में जो सरकारें हैं उन दोनों की मिक्स भूमिका होनी चाहिए, उन दोनों का संविधान को संशोधन करने में योगदान होना चाहिए। ये होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कि अकेली संसद अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती। केंद्र प्लस राज्य दोनों की मिक्स भूमिका होनी चाहिए संविधान को संशोधित करने में। ये होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और पांचवी विशेषता इसकी है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यदि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी तो वो किसी विवादों का आसानी से मतलब निष्पक्षता के साथ समाधान कर पाएगी। नहीं तो यदि सपोज कि न्यायपालिका जो है वो केंद्र के दबाव में है तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होने पर उसका झुकाव केंद्र की तरफ होगा। यदि किसी राज्य के दबाव में हो तो राज्यों के बीच विवाद होने पर उस राज्य की तरफ उसका झुकाव होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो निष्पक्षता के साथ विवादों का निपटारा कर सकती है, ठीक है। तो ये 5 शर्तें लागू होनी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पर, तब हम उसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। और ये 5 की 5 विशेषता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान की है, यूएसए के संविधान की है। अब हम इनको इंडिया पर चेक करते हैं कि क्या इंडिया के संदर्भ में ऐसा है। इंडिया के बारे में इसे चेक करेंगे। इंडिया के बारे में यदि इसे चेक करें तो ये हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ड्यूल गवर्नमेंट। क्या हमारे यहाँ ड्यूल गवर्नमेंट है? बिल्कुल है। हमारे केंद्र में एक सरकार है भारत सरकार और सारे के सारे 28 के 28 राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, तो बिल्कुल हमारे यहाँ ड्यूल गवर्नमेंट है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। क्या हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा है? बिल्कुल है। देखिए 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। 7वीं अनुसूची में हमने स्पष्ट लिख रखा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किया जाएगा। किस प्रकार से? हमने 3 प्रकार की सूचियां बनाई है, उसमें 3 लिस्ट बनाई है। पहली लिस्ट संघ सूची, फिर राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे विषय डाले गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, केवल संसद के पास वो पावर्स हैं। राज्य सूची में ऐसे विषय डाले गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है, संसद उन पर कानून नहीं बना सकती, केवल राज्य सरकारें ही उन पर कानून बना सकती है। वो विषय हैं राज्य सूची के। तो ये हो गया ना शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हो गया क्लियर कट, क्योंकि हमने राज्यों को पर्टिकुलर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे विषय दे दिए जिन पर केवल और केवल वो राज्य ही कानून बना सकते हैं, संसद का उन पर कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य और संसद दोनों ही अपने समय की मांग के अनुसार कभी न कभी कानून बना सकते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में क्लियर कट हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। तीसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल शुरू में बात कर चुके हैं हम, भारत का संविधान रिटन है, सारा का सारा लिखा हुआ है। दूसरा कोडिफाइड इनटू पार्ट्स, ये भी है। तो भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। चौथा रिजिड और सुप्रीम। तो भारत का संविधान सुप्रीम तो है, ये तो हम शुरू में बात कर चुके हैं कि कोई भी कानून
संसद द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड का मतलब मैंने आपको बताया, रिजिड का मतलब होता है कि संविधान को संशोधित करने में केंद्र और राज्य दोनों की मिक्स भूमिका होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के आगे जब मैं संविधान संशोधन टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि बहुत से प्रावधान ऐसे हैं भारतीय संविधान के जिनको संशोधित करने के लिए केंद्र प्लस भाई संसद जो प्रक्रिया अपनाएगी वो तो है ही, उसके अलावा आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक होता है, तब जाके वो संविधान संशोधन लागू होगा। जैसे अभी जीएसटी लागू हुआ था 3 साल पहले, तो जीएसटी के बारे में क्या था कि संसद ने अपनी प्रक्रिया अपनाई 368 के तहत, उसके अलावा आधे राज्यों का अनुमोदन भी उसमें आवश्यक था, लिया गया था, आधे से ज़्यादा राज्यों का रेटिफिकेशन उसमें ज़रूरी होता है। तो इसे बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जिनके लिए केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है संशोधित करने के लिए। तो भारत का संविधान रिजिड भी है और सुप्रीम भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका तो अपने यहाँ है ही, भारत की न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान फेडरल है, संघात्मक है? कह तो सकते हैं, लेकिन ये बातें सारी की सारी अभी तक कागजों में ही है। असलियत मैं आपको बताऊं तो अभी आप देखिए, फिर आप तय करना कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, फेडरल है, यूनिटरी है, या दोनों है, या दोनों ही नहीं है, कोई और है, फिर आप तय करना। ये अभी तक मैंने आपको बताई, उसके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि भारत का संविधान तो फेडरल है। लेकिन अभी आप देखो ड्यूल गवर्नमेंट, फिर से शुरू करते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया कि केंद्र में एक सरकार है और सारे राज्यों में एक एक सरकारें हैं। लेकिन याद कीजिए इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल के समय क्या होता है, राष्ट्रपति शासन के समय क्या होता है। राष्ट्रपति शासन के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत कभी भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है, और ऐसा अभी तक भारत के इतिहास में 20 बार हुआ है। तो फिर ड्यूल गवर्नमेंट का क्या अस्तित्व हुआ, संघात्मक कैसे हुआ, ड्यूल गवर्नमेंट कैसे है, बताइए आप। कोई भी केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है राष्ट्रपति शासन के द्वारा, या आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल, इनके समय राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो फिर ड्यूल गवर्नमेंट कैसे हुआ, संघात्मक कैसे हुआ, ठीक है। फिर आप कहोगे कि कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो है ही, चलिए, क्योंकि संविधान में ही लिख रखा है, अनुसूची 7 मैंने आपको बताई। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में भी जो अनुसूची 7 है, अनुच्छेद 246 है वहाँ पर, तो अनुच्छेद 246 में बड़े आप ध्यान से यदि देखो तो उसमें लिखा हुआ है इन नॉर्मल कंडीशंस, कि नॉर्मल कंडीशंस में केंद्र और राज्यों के बीच इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होगा। तो अब ये अब नॉर्मल कंडीशंस क्या होगी, ये सेंटर तय करेगा। तो अब नॉर्मल कंडीशंस सेंटर तय कर रहा है, तो राज्य की क्या स्वायत्तता रही, फिर फेडरल कैसे होगा। और दूसरा, यदि हम जो राष्ट्रपति शासन और इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आपातकाल की बात कर रहे हैं, तो आपातकाल में राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाती है, तो राज्य सूची के सारे विषय संसद के अंडर में आ जाते हैं। फिर आपातकाल के समय राज्य सूची के जितने भी विषय हैं सभी पर संसद कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन में भी ठीक ऐसा ही होता है, ठीक है। तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कैसे हुआ, फेडरलिज्म कैसे हुआ। अब आप कहोगे कि चलो सर रिटर्न तो जरूर है, रिटर्न तो मैंने आपको बताया ना कि रिटर्न तो है ही, सारा का सारा लिखा हुआ है सॉरी। दूसरा, सारा का सारा पार्ट्स में डिवाइडेशन भी है। लेकिन जब संविधान लिखा गया तो राज्यों से किस प्रकार का सहयोग लिया गया, क्या उसमें राज्यों की भूमिका थी? आप कह सकते हो कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सारे के सारे राज्यों से ही आए थे, लेकिन जो वर्तमान में राज्यसभा का स्वरूप है ना, जैसे वर्तमान में राज्यसभा है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में ऐसे नहीं होता कि इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर गया है। राज्यसभा के जो मेंबर जाते हैं वो पूरे राज्य से जाते हैं। जैसे पूरे राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर जाएंगे, 10 मेंबर जो जाते हैं, तो वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है। तो इस प्रकार से उस समय संविधान सभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो राज्यों की कहाँ भूमिका हुई, ये हम कह सकते हैं। तो फिर ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, जब राज्यों की भूमिका नहीं है तो फेडरलिज्म नहीं है, रिटन नहीं है। अच्छा, सुप्रीम और रिजिड की बात करते हैं। रिजिड का तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, क्योंकि बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जिनको संशोधित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन वो बहुत से कितने हैं, वो पूरे संविधान का केवल 5% या 10% भी नहीं है, ठीक है ना। संविधान का 90% से ज़्यादा भाग अकेली संसद अपने स्तर पर संशोधित कर सकती है।
राज्यों को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़े से कुछ एक प्रावधान है जो मैं आपको आगे बताऊंगा संविधान संशोधन वाले टॉपिक में, कि इनको संशोधित करने के लिए केंद्र की प्रक्रिया के अलावा राज्यों की भूमिका भी आवश्यक होती है। थोड़े से 5-10% है पूरे संविधान का वो। तो फिर ये कैसे फेडरलिज्म हुआ? और दूसरा, उस प्रावधानों में भी, उन प्रावधानों में भी राज्य खुद चलकर कभी प्रपोज नहीं कर सकते। राज्य खुद चल के कभी प्रपोजल ये नहीं ला सकते कि चलिए संविधान को संशोधन करते हैं। प्रपोजल हमेशा संसद से ही आएगा। और थोड़े से 5-10 प्रोविजंस में राज्यों की अनुमति आवश्यक है। तो ये रिजिडिटी कैसी रिजिडिटी है फिर? ठीक है ना, ये फेडरलिज्म कैसा हुआ? इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, तो न्यायपालिका भी कैसी स्वतंत्र है? न्यायपालिका के बारे में भी भारत में बातें होती है कि जो जजेज़ हैं उनका कोलेजियम एक होता है। न्यायपालिका में बात करेंगे हम कि जजेज़ अपनी नियुक्ति खुद ही करते हैं कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा। इवन सेंटर में तो करते ही हैं, हाई कोर्ट में भी जो अलग अलग राज्यों में जाएंगे वहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनका जो कोलेजियम है वही उसकी नियुक्ति करेगा। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका पर भी थोड़ा सा डाउट है। तो ये भी फेडरलिज्म को थोड़े मतलब शंका के दायरे में डालता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप बोलोगे कि भारत का संविधान फेडरल नहीं है, संघात्मक नहीं है। ऐसा नहीं है, हम संघात्मक संविधान को भी फॉलो करते हैं और कभी कभी यूनिटरी संविधान को भी फॉलो करते हैं। दोनों का थोड़ा थोड़ा हम मिक्सचर है। ठीक है, कुछ एक संविधान यूनिटरी होते हैं जैसे ब्रिटेन का मैंने आपको बताया, कुछ एक संविधान फेडरल होते हैं जैसे यूएसए का संविधान प्योर फेडरल है। हमारा संविधान कैसा है? बिल्कुल भारत के ही जैसा है, एकदम यूनिक अपने स्टाइल का है। और यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। किस प्रकार से है अब आपको बताता हूँ मैं। देखिए, जो भारत का संविधान है वो, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड हम यूज करें तो वो होगा क्वासी फेडरल। क्वासी का मतलब अर्ध, अर्ध संघात्मक, ऐसा है भारत का संविधान। ये इसके लिए एक अच्छा वर्ड होगा। बाकी अलग अलग संविधान विशेषज्ञों ने भारत के संविधान को मोस्ट यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड भी कहा है, जैसे प्रोफेसर एलेक्जेंडरविच ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने ये माना है कि भारत का संविधान अपने आप में संपूर्ण विश्व में मोस्ट यूनिक है, ऐसा किसी भी और देश का संविधान नहीं है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है कि अर्ध संघात्मक है, कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो संघात्मक स्वरूप के ही हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ने पर भारत का संविधान अपने स्वरूप को संघात्मक से यूनिटरी पर शिफ्ट कर सकता है। ये विशेषता है भारत संविधान की। कैसे? कि मैंने आपको बताया कि हम इमरजेंसी के समय या राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन ये कंडीशंस लागू कब होती है उसको आप देखिए ना, उन कंडीशंस को देखिए। ये कंडीशंस कब लागू होंगी? जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, हमारे देश पर कोई आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए किसी के साथ, किसी दुश्मन देश के साथ हम युद्ध में शामिल हो जाएं, हमारे देश पर आक्रमण हो जाए, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई बात हो, बड़ा कोई राष्ट्रीय हित हो, तो ऐसे विषय के संदर्भ में हमारा संविधान अपने आप को फेडरल से यूनिटरी पर शिफ्ट कर सकता है। ये एक विशेषता है हमारे संविधान की। ठीक है ना? सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अधिकतर समय हम संघात्मक स्वरूप के हैं, लेकिन यदि कभी ऐसा हो जाए तो हम एकात्मक स्वरूप भी अपना सकते हैं। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कर सकता, वो हमेशा फेडरल रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमेशा फेडरल रहेगा। लेकिन हमारा संविधान फेडरल से कभी भी यूनिटरी पर भी शिफ्ट हो सकता है, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, कोई बड़ा राष्ट्रीय हित उसमें शामिल हो। तो ये विशेषता है भारतीय संविधान की। ठीक है? और इसमें यदि मैं बात करूं तो जो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन की हमने बात की थी, वो भी तब लगाया जाता है जब वहां पर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो। अनुच्छेद 356 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी डेमोलिश हो चुकी है, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, हम किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाएं, तब जाकर के हमारा संविधान यूनिटरी पर शिफ्ट होता है, अन्यथा तो सारा का सारा फेडरलिज्म ही है। तो इसीलिए कहते हैं क्वासी फेडरल भारत के संविधान को। और अपना लेक्चर मैं बी.आर. अम्बेडकर के कथन से समाप्त करूंगा। बी.आर. अम्बेडकर जो कि भारत के संविधान के जनक और जननी दोनों माने जाते हैं, उन्होंने ये माना है कि भारत का संविधान फेडरल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।